डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से मैं हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुस्तकीम चौहान में स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों बाद वापस से मैं आपके लिए कुछ वीडियो लेके आया हूं और आज का जो मेरा वीडियो होगा वो 10th और 12th को टारगेट बनाते हुए किया गया है। अगर मैं बात करूं सीबीएसई की, अगर आरबीएसई की, दोनों 10th 12th एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कैरेक्टर क्वेश्चन का क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलता है। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर कि कैरेक्टर स्केच की कुछ ऐसी लाइनें लेके आओ या फॉर्मेट लेके आओ जिससे हम कैरेक्टर स्केच के अंदर पूरे मार्क्स ला सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के ये सेशन है आपके कैरेक्टर स्केच से रिगार्डिंग है। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा, आप साथ बनाए रखें। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। कुछ लाइनें लिखी हैं जिन लाइनों की सहायता से आप कैरेक्टर स्केच के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देख सकते हो आज का हमारा टारगेट है कैरेक्टर स्केच, यानी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। अब आइए इसको समझ सकते हैं। दिस इज एन इंटरेस्टिंग या इमोशनल स्टोरी, यानी अगर मैं बात करूं सेकंड बुक की, अगर मैं 10th की सेकंड बुक की बात करूं तो रिसोल्यूशन के अंदर जितने भी चैप्टर हैं वो सारे के सारे स्टोरी से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने यहां पर स्टोरी वर्ड का यूज किया है। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग, अगर कोई रुचिगत स्टोरी होगी तो आप लिखोगे इंटरेस्टिंग, अगर कोई इमोशनल वाली होगी तो आप क्या लिखोगे, इमोशनल स्टोरी। देयर आर मेनी कैरेक्टर इन दिस चैप्टर, और आपको पता है एक चैप्टर के अंदर एक तो व्यक्ति की बात होती नहीं है, एक से ज्यादा व्यक्ति की बात होती है, इसीलिए मैंने इस लाइन का प्रयोग किया है। जैसे अगर मैं बात करूं सेकंड बुक के अंदर द थीफ स्टोरी, तो उसमें आप देख सकते हो कि अनिल का कैरेक्टर स्केच है, हरि का कैरेक्टर स्केच है, तो उस बिहाफ पे मैंने इस लाइन का प्रयोग किया है। अगर मैं बात करूं 12th क्लास की, 12th क्लास के अंदर आप देख सकते हो जैसे गफूर का कैरेक्टर स्केच हो गया, सिंबू का कैरेक्टर स्केच हो गया, फातिमा का कैरेक्टर स्केच हो गया, आफ्ताब का कैरेक्टर स्केच हो गया। तो यानी जो मैंने लाइनें ली है वो ऑथेंटिक ली है, जिससे आपको मैं प्रूव कर सकूं। हर लाइन का ऑथेंटिक आंसर मिलेगा आपको। तो मैं यहाँ कह सकता हूं देयर आर मेनी कैरेक्टर इन दिस चैप्टर, यानी हर चैप्टर के अंदर अलग अलग कैरेक्टर है, इसलिए मैंने इस लाइन का प्रयोग किया है। अगली लाइन बट, अब यहां पर आपको क्या लिखना है, इस ब्लैंक्स के स्थान पर आपको कैरेक्टर का नाम लिखना है। जैसे आपके क्वेश्चन आ जाए ड्राइव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, तो यहां पर आप लिख दोगे ड्राइव कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। अगर मान लो 12th के अंदर आ जाए कि ड्राइव कैरेक्टर स्केच ऑफ गफूर, तो यहां पर आप लिख दोगे गफूर। तो यहां पर जो मैंने ब्लैंक्स रखा है यहां पर आपको कैरेक्टर स्केच नेम देना है। फिर आइए उसके बाद इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंप्रेसिव कैरेक्टर, और ये बात मान के चलना कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर कोई भी स्टोरी आप पढ़ रहे हो, तो कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन किसका बनेगा, जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट योगदान निभाता है। तो इसीलिए मैंने इस लाइन का प्रयोग किया कि जैसे मैं बात करूं अगर भोली वाले चैप्टर में, तो कैरेक्टर स्केच किसका बनता है, भोली का बनता है। पूरे चैप्टर के अंदर अपन भोली के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम भोली को इंपॉर्टेंस देंगे। तो क्वेश्चन जहां पर पॉसिबिलिटी बनती है उनके बारे में अपन बात करेंगे। अगर मैं बात करूं थीप स्टोरी के अंदर, तो अनिल हरि इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए भी अपन लाइन यूज कर सकते हैं। तो हर लाइन का यूज करने का कोई ना कोई पर्पज है, मैंने ऐसे ही लाइनें नहीं बनाई है, मैं आपको भी प्रूव कर रहा हूं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि हरि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंप्रेसिव कैरेक्टर, ठीक है, यानी बहुत जरूरी और इंप्रेसिव, अपन को आकर्षित करने वाला कैरेक्टर है, यानी वो अपनी तरफ ध्यान खींचने वाला है। अगर मैं बात करूं 12th क्लास के अंदर आपने देखा होगा कि फातिमा का कैरेक्टर है वो बहुत ही हमें इंप्रेसिव करने वाला है, तो आप देख सकते हो। तो जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा वो हम लाइनें अपनी यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद ही या सी, अगर लड़के का कैरेक्टर कर रहे हो तो आप ही का प्रयोग करेंगे, एज यू नो वेरी वेल दैट अबाउट दैट मैटर, और लड़की है तो आप क्या करोगे, सी, ठीक है। इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द स्टोरी, और क्वेश्चन उसी का बनता है कैरेक्टर स्केच का जो मेन रोल निभाता है, तो इसीलिए हमने उस लाइन का प्रयोग कर लिया, सी इज द सेंट्रल फिगर ऑफ दिस स्टोरी, और इस स्टोरी का जो मेन सेंटर के अंदर है, यानी जिसके बारे में मेन इस चैप्टर में बात की जा रही है, वो लाइन हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद अब जो बात बताने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बात को समझ लोगे तो लगभग मैं कहता हूं कि आपके अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप 4 नंबर आराम से ला सकते हो। अगर आप पूरा डेटा, अगर बायो डाटा कंप्लीट कर लोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आइए, तो मैंने यहां लिखा है कैरेक्टर बायोडाटा। अब बायोडाटा के अंदर अपन को क्या क्या करना है वो चीजें अपन को जाननी है। तो पहला पॉइंट मैंने आपके सामने लिखा है एज। अब देखो किसी के चैप्टर के अंदर किसी कैरेक्टर की एज दे रखी है, किसी की नहीं दे रखी, लेकिन ज्यादातर हमें कैरेक्टर एज मिल जाती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एज शो करनी है।
ठीक है। जैसे मैं बात करूं भोली की कैरेक्टर की, तो भोली की कैरेक्टर की हमारे चैप्टर में 10 से 11 साल दी गई है और बचपन का भी रोल दिया गया है, ठीक है। और मैं बात करूं राजा की, द टाइगर किंग, तो उसके अंदर 20 इयर्स दी गई है। तो इस प्रकार हमें एज भी दी गई है, तो इसलिए हम पहले एज को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर फिजिकल अपीयरेंस, वो दिखने में कैसा है, स्मार्ट है, खूबसूरत है, लंबा है, चौड़ा है, ठीक है, छोटा कद का व्यक्ति है, ठीक है। तो ये उसका फिजिकल कैरेक्टर हो जाएगा। आई बात समझ में। जैसे मैं बात करूं राजा की, तो राजा कैसा था, राजा एक हट्टा कट्टा था और एक कूर्त स्वभाव का था। मतलब अपने जिद को पूरा करने के लिए उन्होंने गांव वालों को कितनी परेशानी दी। आई बात समझ में। तो ये राजा के बारे में कैरेक्टर है। अगर मान लो जैसे आपके आ जाए कि हरि का आ जाए, तो हरि का कैरेक्टर कैसा था, वो पतला लंबा दुबला था और अपने आप में क्या समझता था, बहुत चालाक समझता था। अब उसके बाद जैसे आ जाए होम। अब आपको पता है जो राजा था, राजा कहाँ रहता था, प्रतिबंधपुरम में रहता था, तो उसका ये एड्रेस हो जाएगा प्रतिबंधपुरम। और भी कोई कैरेक्टर स्केच ले लो जिनका हम चैप्टर में डिस्कस करते हैं, जो भी नाम आए वो अपन शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद फैमिली कंडीशन कैसी थी। जैसे मैं बात करूं भोली के कैरेक्टर की, तो भोली का कैरेक्टर के अंदर आप देख सकते हो उसका जो परिवार था वो बहुत ही पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करता था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी वॉज वेरी मिजरेबल कंडीशन, यानी उसके परिवार की कंडीशन, परिवार के अंदर कौन कौन थे, उसकी 6 बहनें थी, ठीक है ना, उसके पिताजी क्या करते थे, उसकी मम्मी क्या करती थी, जो भी उसकी फैमिली बैकग्राउंड है वो अपन इसके बारे में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, तो उसका फ्रेंड्स, कोई भी फ्रेंड्स है, जैसे मान लो मैं बात करूं फातिमा की, तो फातिमा का फ्रेंड कौन था, फातिमा का फ्रेंड था नजब, और नजब था, तो अगर बात करें नजब का है तो फातिमा कर देंगे। और बिहेवियर कैसा था, अच्छा बिहेवियर था। जैसे मान लो अगर अपन हरि की बात करें तो हरि का कैसा बिहेवियर था, हरि का अच्छा बिहेवियर नहीं था। क्यों, क्योंकि वो चोरी किया करता था। तो इस प्रकार आपको ये चीजें शो करनी है। आई होप, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूले। अब आइए लास्ट के किस प्रकार से हमें कंप्लीट करना है इन लाइनों को लिखने के बाद। फिर हम लिखेंगे विदाउट हिम या हर, यानी उसके बगैर स्टोरी सीम्स इनकम्प्लीट, और जो स्टोरी है वो हमें इनकम्प्लीट नजर आती है। यानी अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लो थीम स्टोरी से ले लें, अगर अपन अनिल का कैरेक्टर निकाल दे और हरि का कैरेक्टर निकाल दे तो उस कहानी की समझ में नहीं आएगी कि भाई इसकी किसके बारे में बात हो रही है। क्यों, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर हम पूरी स्टोरी के अंदर उन दोनों की ही बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद इन दिस चैप्टर ही या सी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल टू अम्यूज अस, और हमें मनोरंजन के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। डियर स्टूडेंट्स, आइए भोली के कैरेक्टर से मैं आपको ये चीजें प्रूव करता हूं कि किस प्रकार हमें सवाल को करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो दिस इज एन इमोशनल स्टोरी। जो भोली की कहानी थी वो इमोशनल थी। किस प्रकार इमोशनल थी, क्योंकि भोली पहले स्मार्ट थी, फिर बाद में उसके सिंपटल हो जाता है, उसका डैमेज प्रॉब्लम हो जाता है, जिससे वो भोली रह जाती है और उसका नाम भोली। एक्चुअली में उसका नाम सुलेखा था, लेकिन उसके अंदर बुद्धि ना होने के कारण उसको क्या कहने लग गए, भोली भोली नाम उसको दे दिया गया। ठीक है, देर आर मेनी कैरेक्टर इन दिस चैप्टर, और सही बात है भोली के अंदर अब रामलाल का कैरेक्टर, उसके पेरेंट्स का कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर थे, लेकिन बट भोली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंप्रेसिव कैरेक्टर। लेकिन जो भोली का कैरेक्टर था वो क्या था, इंपॉर्टेंट था। भोली के बगैर इस चैप्टर में बात बनती ही नहीं है। सी इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द स्टोरी, और सही बात है कि वो मेन केंद्र था उस कहानी की। जो मेन बात की गई है वो किसके बारे में की गई है, भोली के बारे में की गई है। इसलिए हमने क्या लिखा, सी इज द सेंट्रल फिगर ऑफ द स्टोरी। फिर उसके बाद सी वॉज, अब मैंने क्या बताया था फॉर्मेट के अंदर कि बायोडेटा के अंदर पहले ईयर्स बताएंगे, एज बताएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो सी वॉज 7 years old व्हेन मंगला वॉज मैरिड। जो किताब में आपको मिले चैप्टर के अंदर उसके बेस पे अपन लिखे, आपको बुक्स में मिलेगा सी वॉज 7 years old, वह 7 साल की थी। व्हेन मंगला वॉज मैरिड, जब उसकी बड़ी बहन की शादी हुई थी तब वह 7 साल की थी। ठीक है, एट बर्थ, और बचपन में सी वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी, लेकिन बचपन में तो वो खूबसूरत ही सुंदर थी। सी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, और बाद में उसको चेचे की बीमारी ने घेर लिया, यानी उसके चेहरे पे छोटे छोटे क्या हो गए, धब्बे हो गए। सी हैड, अब देखो फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, सी हैड 6 siblings, और उसके कितने 6 भाई बहन थे। ठीक है, उस समय 7 थे।
ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट, सभी बच्चे एक्सेप्ट भोली, भोली को छोड़कर वर हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, यानी जो सारे उसके बहन भाई थे भोली को छोड़कर बाकी सब तंदुरुस्त हट्टे कट्टे थे। तो यहाँ पर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, उसमें फिजिकल अपीयरेंस में अपन ने बात कर लिए। फिर उसके बाद हर पेरेंट्स वाज वरीड अबाउट हर, और उसके माता पिता है जो उसके बारे में बहुत चिंतित रहते थे। क्यों? सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो वो खूबसूरत थी, बचपन में तो वो खूबसूरत थी, लेकिन जब वह बड़ी हुई तो वह ना खूबसूरत थी और ना ही वह बुद्धि वाली थी। इसलिए विदाउट हर स्टोरी, अब देखो भाग भी कंप्लीट हो गया, ये बायोडेटा है, आई बात समझे। विदाउट हर स्टोरी सीम्स इनकम्प्लीट, और ये सही बात है कि भोली के बगैर ये कहानी क्या है, अधूरी है। सी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल टू अम्यूज अस, और वास्तव में जो भोली ने है हमें मनोरंजन के लिए उसका जो योगदान रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा किस प्रकार से मैंने आपके सामने प्रैक्टिकल बेस पे, न कि केवल फॉर्मेट बताकर, आपको प्रैक्टिकल बेस पे चीज़ों को बताया है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो आज का है समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब आपको इस चैनल पे रोजाना वीडियो मिलेंगी, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको, और आप इस संकटकालीन समय कोविड-19 के अंदर घर बैठे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सको। थैंक यू।